हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपके बोलने पे जेके पीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया था। आज की वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं। आज है उसका नेक्स्ट पार्ट। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो लास्ट वाले क्वेश्चन रह गए, और वहां से लेके हम 120 तक क्वेश्चन अपने पूरे करेंगे। तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है। इन शॉर्ट हमारा पेपर पूरा हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। अब आपका क्या काम है, सेम वही, कॉपी पेन उठा के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अपनी रीजन को एनालाइज कीजिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ उसको एनालाइज कीजिए, फिर देखना कि वेदर द आंसर इज मैचिंग और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करता। तो सबसे पहले तो हम बता दूं ये होता क्या है। सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, मतलब एक तो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, ये रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन। बट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दे डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ, वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और ये दो टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ और सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें मान लो मैं दो लिक्विड्स को मिक्स कर रही हूँ, ए और बी, ठीक है, और ए बी कुछ बन गया, तो जो ए बी इंट्रेक्शंस होती हैं दैट आर लेस देन दैट ऑफ इंडिविजुअल इंट्रेक्शंस। जो ए और बी के बीच में इंट्रेक्शन होगी वो इंडिविजुअली जो ए और बी के बीच में इंट्रेक्शन हो रही है उससे कम होगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसका वेपर प्रेशर हाई होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होती है। ये वैसे तो इनके एग्जांपल्स ना लर्न करनी पड़ती है, मतलब ऐसे आप बार बार चेक करोगे या फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि वी हैव टू लर्न द एग्जांपल्स कि कौन से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, कौन से नेगेटिव। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये तीनों के तीनों रोल्स लॉ से कौन सी डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। बेसिकली वैसे तो अगर मैं इन दो सॉल्यूशंस की बात करूं, ये दोनों तो रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और ये सॉल्यूशन कोई डेविएशन शो ही नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे कोई डेविएशन होती ही नहीं। तो बचा सिर्फ ये जो रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करता। इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जैसे एसीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, पर जब इसके साथ बेंजीन के साथ इंट्रेक्शन होगी तो कोई खास इंट्रेक्शन नहीं होती, तो मिक्सिंग के बाद लेसी इंट्रेक्शन है। ऐसी इथेनॉल है, इसमें खुद में तो एच बॉन्डिंग पॉसिबल है, अच्छी इंट्रेक्शन होगी, पर जब ये बेंजीन के साथ मिक्स किया गया तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई खास नहीं होती, तो इंट्रेक्शंस कम हो जाती है, दैट्स व्हाई दे शो पॉजिटिव डेविएशन। और अगर मैं CCl4 की बात करूं, ये भी नॉन पोलर सब्सटेंस है, ये भी नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो ये तो कोई डेविएशन शो ही नहीं करते। तो बचा सिर्फ बेंजीन क्लोरोफॉर्म कि इनको मतलब जब मिक्स करते हैं दे शो नेगेटिव डेविएशन, दे डू नॉट शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो एग्जांपल ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये तो बहुत इजी है। फ्री एनर्जी चेंज बेसिकली डेल्टा जी, तो डेल्टा जी की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पता ही है कितनी होती है, जीरो, है ना। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो आंसर आ गया सीधा बी, जीरो ऑप्शन। नेक्स्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज गिवन बाय द रिएक्शन। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, सबसे पहले तो मेरे को वाटर की डिसोसिएशन रिएक्शन, आयोनाइजेशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम वाटर के टू मॉलिक्यूल्स, टू मोल्स यूज करते हैं। एक मॉलिक्यूल एज अ एसिड रिएक्ट करेगा तो इट विल लीव H पॉजिटिव, और दूसरा एज अ बेस रिएक्ट करता है तो वो H3O पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है, तो विल फॉर्म H3O पॉजिटिव। तो इस तरीके से होती है। तो इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा जाता है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ऐसे ही लिखते हैं, ईच रेज टू पावर टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब H2O लार्ज एक्सेस में होता है ना, तो इसको इधर ले आते हैं, वैसे भी इसकी क्वांटिटी 1 हो जानी है, बट ये जो बन के आया H2O का स्क्वायर एंड K इक्विलिब्रियम, इन दोनों को मिला के हम एक नया कांस्टेंट इज्यूम कर लेते हैं KW, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
जो किसके इक्वल आता है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ट्रांशियम इज 4.8 मिनट्स. कोई एलिमेंट है, वैसे ट्रांशियम जैसे कोई एलिमेंट नहीं होता, स्टिल उसकी हाफ लाइफ मिनट दे रखी है इज 4.8 मिनट. तो टी हाफ यू हैव गिवन 4.8 मिनट्स. स्टार्टिंग विद 1 मिलीग्राम ऑफ आइसोटोप. इसके आइसोटोप से हमने स्टार्ट किससे किया, 1 मिलीग्राम से, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन इज गिवन 1 मिलीग्राम. कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 24 मिनट्स. जब आपका टाइम 24 मिनट्स पास हो गया, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो बेसिकली इस फॉर्मूला से एटी निकालने के लिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट, मतलब यू हैव टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो फॉर्मूला इज के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाय ए टी. ए नॉट मेरे को पता है, टी मेरे को पता है, ए टी मेरे को फाइंड करना है, पर के नहीं पता. तो के निकलेगा यहां से. हाफ लाइफ पीरियड गिवन है. अब वी नो टी हाफ किसके इक्वल होता है, 0.693 बाय के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो के यहां से क्या आ जाएगा, 0.693 बाय टी हाफ. टी हाफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय 4.8. इसको ना मैं सॉल्व नहीं करूंगी. इट इज अ गुड ऑप्शन कि मतलब आप कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद से ही करना है तो लास्ट पे सॉल्व करो. पहले यहाँ पे करोगे फिर आगे जाके कैलकुलेशन करोगे, दैट इज नॉट अ गुड पार्ट. तो के ये आगे मिनट इनवर्स में. ठीक है, अब लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला. के टी इज इक्वल्स टू 2.303 log base to power 10 a नोट बाय 80. के की वैल्यू तो मैंने अभी फाइंड की है 0.693 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4.8. टी टाइम उसने कौन सा पूछा, गलती से ये 4.8 मत ले लेना वापस. अब वो 24 मिनट्स के बाद का रेट पूछ रहा है कंसंट्रेशन, तो टाइम यू हैव टू पुट 24 मिनट्स. 2.303 log 10 ए नोट मिलीग्राम में दिया, आप मिलीग्राम में ले लो, आंसर उस अकॉर्डिंग निकाल देंगे, डिवाइडेड बाय 80. तो यहां से आफ्टर रीअरेंजिंग, लाइक इसको यहां ले जाऊंगी, यू विल गेट log 10 1/80 इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2.303. अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पे तो सॉल्व करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है. हाँ, यू कैन डू वन थिंग, आप 0.693 यूज करने की बजाय 0.7 ले सकते हैं. दिस इज 4.8 है ना, 24 का 24 ही रहेगा, और 2.303 को आप 2.3 ले लो. इससे क्या होगा, कैलकुलेशन लिटिल बिट इजियर हो जाएगी, और कुछ नहीं. ठीक है, और तो क्या होना है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी. अब आफ्टर कटिंग एंड सॉल्विंग ऑल दीज, आपके पास आंसर आएगा 1.5 log 1/80 की वैल्यू. अब मेरे को पता है log 1/80 गिवन है, तो इट मीन्स अगर मेरे को यहां से 1/80 निकालना है तो इट विल बी 10 की पावर 1.5. अब 10 की पावर 1.5 सॉल्व करना है, इट इज 31.62. ठीक है, 1/80. तो यहाँ को सॉल्व करेंगे, 80 कितना आ जाएगा, 1/31.62. तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.0316 mg. ये मेरा आंसर आया है आफ्टर यूजिंग माई कैलकुलेशंस. अब ये इसके नियर बाई लग रहा है 0.0312 mg के. कितना आंसर आया था मेरा, 0.0316 mg. तो ऑब्वियसली ये इसी की नियर बाय है. मैंने बोला, मैंने तो राउंड ऑफ करके ली है, तो इतना तो डिफरेंस पड़ ही जाएगा. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब दूसरी दिक्कत ये आती है, आप बोलोगे मैम ये कैसे सॉल्व करें, हमें कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है. तो इसके लिए भी आपको बता देती हूँ हाउ टू सॉल्व 10 की पावर 1.5. सबसे पहले तो log 10, यहाँ पे क्या था, कुछ मतलब वैल्यू थी, x इज इक्वल्स टू y. ठीक है, तो x हो जाएगा 10 की पावर y. जो आप एंटी लॉग लेते हो ना, दैट इज बेसिकली जब log बेस्ड पर 10 है तो दिस ऐसे ही हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. तो 1.5 को यू कैन राइट 10 की पावर 3/2 है ना, 1.5 इज 3/2. अब 10 की पावर 3 की पावर 1/2 थोड़ा सा ऐसे तोड़ के लिखिए. 10 की क्यूब इज 1000, 1000 की पावर 1/2, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1000. हाँ, अब इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू डू
सम कैलकुलेशन पोर्शन, इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे इजी ट्रिक कोई भी नहीं है। तो ये अप्रोक्सीमेटली फिर भी 31.62 के आसपास आ जाएगा एंड देन यू कैन सॉल्व द आंसर। नेक्स्ट, ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जब आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो, वाटर डालते हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे? नहीं, अरे भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो नंबर ऑफ आयंस तो क्या, बेसिकली डाइल्यूशन करने से उनकी स्पीड फास्ट हो जाती है। दिस इज द रीजन, स्पीड, स्पेस ज्यादा बन जाएगी तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, दैट्स राइट। नेक्स्ट, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए इनमें से करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है? वैसे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देता है के अल्फा इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां पे सी आपके पास कंसंट्रेशन होता है एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यू कैन से, ठीक है, डिसोसिएशन एसोसिएशन वट, जैसे डिसोसिएशन। अब यहाँ पे तो सी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को वी दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम। तो व्हाट आई कैन यूज, कंसंट्रेशन क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर 1, तो कंसंट्रेशन इज 1 by v। बेसिकली कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बस c की जगह पे 1 by v पुट करना है, तो यू विल गेट k अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v 1 माइनस अल्फा। तो आंसर क्या आया, c। c इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, KCl इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज बिकॉज। कहते हैं KCl सॉल्ट ब्रिज में क्यों यूज किया जाता है? सॉल्ट ब्रिज पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, हम दो हाफ सेल लेते हैं, ठीक है, एक में एनोड डिप करते हैं, एक में कैथोड डिप करते हैं, और इन दोनों को सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहां से सॉल्ट ब्रिज इंसर्ट किया जाता है, जिसका काम क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करना, ठीक है, और सर्किट को कंप्लीट करना, इस टाइप का। तो इसमें KCl यूज किया जाता है, क्यों? तो इसका ये रीजन होता है कि KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल नहीं। K positive and Cl negative have the same value of transport number, yes, this is the reason कि उनकी ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू सेम होती है। These are isoelectronic, isoelectronic से हमें क्या ले देना, दो। अगर ग्रैंड KCl कैन फॉर्म अ फाइन जेली, नो, ये भी रीजन नहीं होता। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो डिपेंड करता है किसी आयन की रिलेटिव मोबिलिटी के ऊपर, कि कोई आयन कितना मतलब मूवेबल है, कितनी स्पीड से मूव कर सकता है। क्योंकि दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम है तो मोबिलिटी भी सेम होगी, तो मोबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से तो एक ही सेम स्पीड से के पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है उसके लिए मूव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपके पास क्या होती है, कापा, इसी से डिनोट करते हो। एंड कापा होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, यू कैन से Cl अपॉन हे, और यहाँ पे C क्या है, इट इज कंडक्टेंस, ठीक है। बट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसे कर लेते हैं, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम, लेंथ के यूनिट मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, क्योंकि मेरे आंसर सारे सेंटीमीटर में दिख रहे हैं तो आई विल यूज सेंटीमीटर। एरिया के यूनिट्स, लेंथ का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आया, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट -1, तो ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हैज बीन असाइंड द पोटेंशियल ऑफ। अरे हाइड्रोजन के लिए E की वैल्यू 0 वोल्ट। पढ़ते हैं ना हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड अज्यूम किया गया, इसके रेफरेंस में किसी की रिडक्शन हो रही है, किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है, पोटेंशियल की वैल्यू डिसाइड की गई, इसको एज अ स्टैंडर्ड अज्यूम करके सेंटर में रखा गया और इसकी वैल्यू डिसाइड की गई 0, तो इट इज 0 वोल्ट। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहता स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कैसे रिलेट करता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट, ये डेल्टा जी
इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के, या फिर डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 बेस टू पर के। ठीक है, ये माइनस इधर ले आते हैं तो इट विल बी माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू 2.303 आर टी लॉग के। तो कौन सा आया? सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ ग्लोवर्म इज मोस्ट करेक्टली कॉल्ड। ग्लोवर्म्स होते हैं ना, जो फायरफ्लाइज होती हैं, जो उनमें जो रिएक्शंस चलती हैं, उसका सिंपल सा नाम है बायोल्यूमिनिसेंस। और बेसिकली ये केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ रियल गैस, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है रियल गैस के लिए। allows us to calculate the ratio of fugacity to pressure, यहाँ पे हम fugacity और pressure की ratio calculate कर सकते हैं of any gas at temperature and pressure given। अगर ये गैस आइडियली बिहेव करेगी देन log f अपॉन p की वैल्यू क्या बन जाएगी? अब आइडियल कंडीशन है, अगर आइडियल कंडीशन होगी तो आइडियल गैस इक्वेशन भी लगेगी, और अगर आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो क्या होती है? पीवी इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, तो यानी कि v अपॉन आर टी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन पी के। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, log f अपॉन पी 0 टू पी v अपॉन आर टी 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी डी पी। वैसे तो अगर करेक्ट वे में करना हो z से रिलेट करके करते हैं, v अपॉन आर टी z1 है ना, मतलब z के इक्वल रख के वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पर ये भी सही है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो इट विल बी 0 टू पी 0 डी पी। अब जीरो है, कुछ है ही नहीं, तो इसकी इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो हमारे पास रिलेशन बन गया log f अपॉन p इज इक्वल्स टू 0। अब यानी कि log की वैल्यू 0 कब होती है? 1 पे। f अपॉन p कितना आ गया? 1। तो अगर f अपॉन p 1 आ गया है ना, तो वही पूछी थी उसने, रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी टू प्रेशर, देन log f अपॉन b क्या आ रहा है? log f अपॉन p 0 आ रहा है ना, और f अपॉन p क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो उसने ln f बाई p पूछा है, तो इट विल बी 0, और f अपॉन p क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। In any two electron system, h bar z is equals to 1 and helium z is equals to 2 with the position of nucleus fixed, the number of spatial coordinates for both the electrons are। कहते कोई भी टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उस केस में स्पेशल कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? अब हर एक इलेक्ट्रॉन को ना अगर आपको एक्सप्रेस करना है, इट रिक्वायर 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, उसको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। एज वी आर हैविंग अ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कितना आएगा? इट विल बी 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो आंसर इज 6 डी ऑप्शन। कांस्टेंट के फॉर हेट्रोजीनियस सिस्टम वाटर गैस रिएक्शन, ये वाटर गैस रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अभी अभी आपको बता के हटी, इट इज द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ CO डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये है। अब आप यहां से देख सकते हैं, ये मैंने कंसंट्रेशन में लिखा, अगर इसको एक्टिविटी की फॉर्म में लिखना हो तो इट विल बी एक्टिविटी ऑफ CO एक्टिविटी ऑफ H2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ कार्बन एक्टिविटी ऑफ H2O। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इसको फ्यूगेसिटी की फॉर्म में लिखना हो, गैसियस के लिए फ्यूगेसिटी होती है, तो फ्यूगेसिटी ऑफ CO, फ्यूगेसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एक्टिविटी क्योंकि सॉलिड की तो फ्यूगेसिटी क्या ही होगी, और फ्यूगेसिटी ऑफ वाटर। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और वैसे हम बोलते हैं कि कार्बन के केस में मतलब एक्टिविटी ले लो या कंसंट्रेशन ले लो, जब प्योर सॉलिड हो उसको तो हम वन ले लेते हैं प्योर सॉलिड वाले की फ्यूगेसिटी एक्टिविटी। तो उस केस में के इक्विलिब्रियम कैसे बन सकता है? फ्यूगेसिटी ऑफ CO फ्यूगेसिटी ऑफ H2 डिवाइडेड बाय फ्यूगेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये सारी गैसेस है, वाटर वेपर्स। तो ये भी सही है, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, for the adsorption of a gas on a solid, the plot of x by m versus log p is linear with the slope equal।
कहते हैं ये वाला ग्राफ लीनियर आता है, उसकी स्लोप बताओ। तो सबसे पहले तो जब गैसेस सॉलिड पे एब्जॉर्ब करती हैं उसके लिए हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच द रिलेशन इज x by m इज इक्वल्स टू kp की पावर 1 by n, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, नेचुरल लॉग लेना है नेचुरल लॉग ले लो, बेस टू पार लेना है वो ले लो। तो log x अपॉन m इज इक्वल्स टू log kp की पावर 1 by n। तो log x अपॉन m इज इक्वल्स टू log में ये रूल होता है, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो उनको log सेपरेट करना, तो दे विल ऐड इनटू प्लस, और पावर आगे आ जाएगी, तो log x अपॉन m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1 बाय n log p। ठीक है, तो बन जाएगा। अब अगर ये बनाना है तो ये रख लेते हैं, अगर आपको 2.30 मतलब नॉर्मल नेचुरल लॉग में लेके जाना है इसको लॉग बेस्ड पर 10 में, तो ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कंपेयर करेंगे, मतलब वो 2.303 वाला फैक्टर आएगा ना, वो दोनों साइड है तो वो कॉमन निकल के कट हो जाएगा, जैसे मर्जी कर लो। नाउ अब अगर इसको कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, y एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रही हूँ log x अपॉन m, और x एक्सिस में मैं प्लॉट कर रही हूँ log p। इस तरीके से इस साइड में log p ले रही हूँ, इस साइड में log x अपॉन m ले रही हूँ। सो दिस इज y, दिस इज x। तो y की जो आगे वाली टर्म है m, दैट इज स्लोप, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय n। इस टाइप का ग्राफ बनता है, तो स्लोप इज 1 बाय n। और अगर किसी क्वेश्चन में वो इंटरसेप्ट भी पूछ लेता, तो इंटरसेप्ट कितना आ रहा है log k, ये वाला इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी। The standard reduction potential at 25 degrees Celsius of lithium positive to lithium, barium 2 positive to barium, sodium positive to sodium, magnesium 2 positive to magnesium, this and this respectively, which one of the following is strongest oxidizing agent? ये इन सब की रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है, आपको बताना है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इट मीन्स उस स्पीशीज के रिड्यूस होने की पावर उतनी ही ज्यादा है, मोर इज इट्स एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड। और जिन सब्सटेंस की खुद की रिडक्शन होगी वो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना ही अच्छा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बेसिकली मेरे को चेक करना है इन चारों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। तो ये चार वैल्यूज हैं, तो -2.37 इज द हाईएस्ट वैल्यू, माइनस साइन को काउंट करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू -2.37 की आ रही है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैग्नीशियम। इट मींस मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इट मींस मैग्नीशियम सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखता है टू गेट रिड्यूस्ड, so it will act as a strongest oxidizing agent. Option D is the correct answer. नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट फॉर द सेल दिस इज, बताना है। तो ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो सबसे पहले तो ये जो गिवन है इस रिप्रेजेंटेशन को हम एबीसी की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज जो फर्स्ट वन होता है दैट इज एनोड, ये बीच में बी स्टैंड्स फॉर सॉल्ट ब्रिज, और सेकेंड जो लास्ट पे होता है दैट इज कैथोड। तो आपको कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो कैथोड वाला कॉपर की वैल्यू इज गिवन 0.34, माइनस आपको एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, एनोड की वैल्यू इज गिवन -0.76। तो आफ्टर putting these values in the formula you will get the answer 1.10 volt, that is D option. All solution form ideal solution except, कहता सारे के सारे सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं एक्सेप्ट। अगेन अब इसके लिए आपको वैल्यूज लर्न करनी मतलब एग्जांपल्स लर्न करनी पड़ेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है, दैट फॉलो रोल्स लॉ एट ऑल द कंसंट्रेशंस। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन में ये अज्यूम करके चलते हैं
कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, कोई चेंज नहीं आता मिक्स करने पे वॉल्यूम पे। एनर्जी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता मिक्स करने पे, ठीक है, वो भी 0 होती है। तो उस टाइप की चीजें। तो वी आर हैविंग दिस सॉल्यूशन C2H5I और C2H5OH, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं इट विल फॉर्म अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इट आंसर आ गया डी। दिस एग्जांपल्स यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट इज द प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज, जो प्रेशर कुकर है वो कुकिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रेशर कुकर तो नाम से पता लग रहा है वो प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो होगा क्या, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा बेसिकली। तो जो कुकर के इनसाइड वाटर है, जो सब्सटेंस है, उस वाले चीज का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स जो कुकर के इनसाइड, मतलब उस कुकर के इनसाइड जो भी सब्सटेंस वाटर प्रेजेंट है वो एट अ हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होगा। क्योंकि पढ़ते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर हाई हो गया इट मीन्स उसके इनसाइड वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। इट मीन्स अगर कोई चीज पहले 100 पे बॉइल हो रही थी नॉर्मली, तो प्रेशर कुकर के अंदर जाके वो 100 से ज्यादा, लेट अस से 110 पे बॉइल होगी। तो अगर वो 110 पे बॉइल होगी तो मतलब ऐसा एट अ हाई टेम्परेचर बॉइल हो रही है, तो वो अच्छे से कुक हो जाएगी, मतलब जल्दी कुक हो जाएगी, तो कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज द मेन रीजन, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड इट इज एलिवेटेड। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये नहीं है कि हाई प्रेशर क्या है फूड को टेंडराइज कर देता है, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लार्ज फ्लेम यूज की है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन थ्योरम, वेरिएशन थ्योरम के अकॉर्डिंग द ट्रायल फंक्शन x इज यूज्ड फॉर द ग्राउंड स्टेट। कहता है ट्रायल फंक्शन जो होता है क्या वो ग्राउंड स्टेट के लिए यूज किया जाता है? यस, बिल्कुल सही है। एंड अप्रोक्सीमेट एनर्जी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ थ्योरम एंड ट्रू हैमिल्टोनियन। यस, ये भी बिल्कुल सही है। अप्रोक्सीमेट एनर्जी हम यूज करते हैं एवरेज वैल्यू थ्योरम और ट्रू हैमिल्टोनियन को यूज करके। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सी ऑप्शन। अप्रोक्सीमेट एनर्जी कैलकुलेटेड इज ऑलवेज लेस देन द लोएस्ट, नहीं, ये ज्यादा आती है। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो बोथ ए एंड बी। When species is present in a system, the chemical potential of a species is represented as, केमिकल पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, म्यू वन से रिप्रेजेंट करते हैं ये गिब्स फ्री एनर्जी को। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, तो जब हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को, क्योंकि हम स्पीशीज किसके लिए ले रहे हैं, फर्स्ट स्पीशीज के लिए ना, वी आर टेकिंग इट विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज वन, तो कल N1 होगा, बाकी सारे फैक्टर्स एज अ कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, N2 N3 अप टू सोर्स सिस्टम्स। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं ऐसा नहीं होता, सिर्फ N2 कांस्टेंट रखते हैं ऐसा नहीं होता, सिर्फ प्रेशर रखते हैं नहीं, प्रेशर टेम्परेचर भी, बाकी सारे सिस्टम भी एज अ कांस्टेंट अज्यूम किए जाते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म गिव स्ट्रेट लाइन ऑन प्लॉटिंग। अभी हम पढ़ के आए कि जब हम log x अपॉन m वर्सेस log p के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं by taking log x upon m on the y axis, log p on the x axis, तो you will get a straight line। ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट आ रहा था log के और स्लोप आ रही थी 1/m। तो log x upon m versus log p is given in option C। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, h, इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हर बच्चे को रटी पड़ी होगी, वो जल्दी से ये क्वेश्चन टिक कर देंगे, हो गया आंसर। चलो जी, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्यों भाई, बाकी ऑप्शन भी तो देखो, अगर आपको एक सही लग रहा है डजंट मीन कि बाकी देखने ही नहीं। ठीक है, तो जूल सेकेंड, अगर मैं जूल की बात करूं तो जूल को हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखे, सेकेंड 1 की पावर माइनस, सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2।
यही जूल होता है ना। अगर नहीं समझ आया तो मैं बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कैसे करना है। जूल यूनिट्स होते हैं वर्क के या एनर्जी के। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस। अब मास की यूनिट इज किलोग्राम, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट इज मीटर। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड की पावर -2, और ये 1 सेकेंड बचा है तो दैट इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1। बेस सेम पार्ट्स ऐड होगी, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब आते हैं अर्ग में, कि अर्ग में कैसे कन्वर्शन करेंगे इसकी। ठीक है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग, तो हमारे पास रिलेशनशिप है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻7 अर्ग सेकेंड। तो -34 + 7 अगेन -27। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी सही है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, जल्दबाजी नहीं करनी। Then the angular momentum of an electron orbiting around the nucleus is represented by, angular momentum बताना है mvr। तो ये बोहर्स मॉडल करते हैं ना, mvr it is integral multiple of h/2 pi where n is the value of integer, है ना। nh/2 pi, that is a option, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सही है, करते होते ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कैसे लिखते हैं वो, डेल स्क्वायर साई वाली, याद है, -h²/2m डेल स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल्स टू ई साई। यहाँ पे डेल स्क्वायर क्या होता है, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 2। तो यस, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल सही। हैज सेवरल सॉल्यूशन, सम ऑफ दीज आर नॉट वैलिड। यस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जिसमें से कुछ वैलिड होंगे कुछ नहीं होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। हैज वेव फंक्शंस व्हिच आर ऑलवेज फाइनाइट, वेव फंक्शन फाइनाइट होते हैं। यस, पढ़ते हैं ना उसके पॉइंट्स में, सिंगल वैल्यूड होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, नॉर्मलाइज्ड होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है। यस, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे वाले क्वेश्चंस को मैं बार बार बोलती हूँ, जब हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं और उसको देख के पता लगता है नहीं सही है, बाकी छोड़ ही देते हैं। तो चाहे आपको सही ऑप्शन पता लग गया, फिर भी सारे ऑप्शंस को चेक कर लो, समटाइम इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शन दिस इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर डी, इट्स आइगन वैल्यूज। इस पे ऑपरेटर लगाना है डी एफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ 7e⁻³ अब मेरे को पता है डेरिवेटिव ऑफ e⁻ax कितना होता है, e⁻ax एज इट इज, इसका आगे a, x का डेरिवेटिव 1, तो इट विल बी ae⁻ax। तो 7 इज अ कांस्टेंट, तो ये तो डेरिवेटिव से बाहर, तो मेरे को e⁻³ का करना है, तो इट विल बी e⁻³ इंटू -3, ये वाला। तो इट विल बी -3 7 e⁻³ ये तो सारा ओरिजिनल फंक्शन ही आ गया ना, -3 तो यही आइगन वैल्यू आएगी, तो आंसर इज -3। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ऐसे करते होते हैं ना। अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी इज रिलीजिंग, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की एनर्जी से, एज अ रिजल्ट ईपी माइनस ईआर कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्शन रेट्स, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, ओनली अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, कि टोटल कितने कोलिजन हुए हैं, बिल्कुल नहीं। ओनली अपॉन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। यस, कोलिजन थ्योरी जब हम पढ़ते हैं ना, उसके कुछ पोस्टुलेट्स करते हैं, तो हम लिखते हैं कि वो उस वाले कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जिनकी एनर्जी एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा होती है।
एंड उसमें ये भी पढ़ते हैं अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक फैक्टर लेते होते हैं स्टेरिक फैक्टर पी, ओरिएंटेशन से रिलेटेड होता है, यस इस पे भी डिपेंड करता है। बोथ ऑन बी एंड सी, यस क्योंकि बी और सी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन आएगा डी। तो वैसे तो ये अब सीरीज पूरी हो चुकी है, 120 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब एक क्वेश्चन किया था 62, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बैंड गैप। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कार्बन की दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और हमने ये किया था कि ग्रेफाइट के अकॉर्डिंग एनर्जी गैप सबसे कम होगा क्योंकि ऑल दीज आर सेमीकंडक्टर्स, है ना, और ग्रेफाइट प्रॉपरली कंडक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग कार्बन टिक किया था। अब कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर डायमंड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। दे आर सेइंग डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, तो डायमंड के लिए तो एनर्जी क्या बहुत ज्यादा होता है। तो हमें इन सेमीकंडक्टर की वैल्यूज को कंपेयर करना था उसमें कि सिलिकॉन के लिए कितना। अब डायमंड तो नॉन कंडक्टर है, ऑब्वियसली उसके लिए तो आंसर ज्यादा आएगा ही आएगा, तो हमें सिलिकॉन, जर्मेनियम और ग्रेटिन का देखना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सोर्स सिलिकॉन के लिए दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए इट इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटिन के लिए दैट वैल्यू इज 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी बन रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो कार्बन की कौन सी फॉर्म ले रही है, डायमंड और ग्रेफाइट। अगर तो हम ग्रेफाइट ले तो जैसा हमने पीछे किया तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विद ग्रेफाइट, पर अगर हम डायमंड लें तो उस केस में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस क्वेश्चन इज ऑब्जेक्शनेबल क्योंकि उसने प्रॉपर बताया नहीं कि किस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करना चाहिए था, अब हमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, मतलब अगर इसको प्रॉपर सही करना है आगे फर्दर रेफरेंस के लिए तो आपको देख लेना है कि किस फॉर्म में दिया गया है। अगर ग्रेफाइट फॉर्म में गिवन है तो आंसर ए, अगर डायमंड फॉर्म में है तो डी, ठीक है। तो वहां पे एक क्वेश्चन सही नहीं था। सो मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू वांट सम थिंग, मतलब टू नो अबाउट योर कोर्स, ठीक है, सिलेबस, कंटेंट या कुछ भी चाहिए, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं बंसल अकेडमी को और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।